10 दिन वेंटिलेटर पर रहा 9 साल का बच्चा कूल्हे के गंभीर इन्फेक्शन से जंग जीतकर लौटा घर। फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा से एक राहत भरी खबर सामने आई है। फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने 9 साल के एक बच्चे को नया जीवन दान दिया है। गंभीर बोन इन्फेक्शन के कारण बच्चा सेप्टिक शॉक में चला गया और उसे 10 दिनों तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। जांच में दाएं कूल्हे में ऑस्टियोमाइलिटिस यानी खतरनाक बोन इन्फेक्शन की पुष्टि हुई। इमरजेंसी सर्जरी कर करीब 2 से मिली मवाद निकाला गया। पीडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर टीमों के संयुक्त प्रयास से बच्चे की हालत धीरे धीरे स्थिर हुई। डॉक्टरों का कहना है कि समय पर पहचान और त्वरित इलाज से जानलेवा स्थिति को टाला जा सकता। आज का केस बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये तय करता है कि हम एज एन एक फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा का अस्तित्व जो है उसके वो क्यों महत्वपूर्ण है। आज हमारे बीच में जो बच्चा बैठा हुआ है 9 साल का, जिसको हम लोग वॉरियर मानते हैं, आया था जो कि बहुत ही सीवियर बोन इन्फेक्शन आ रहा था। जब ये आया तो इसकी हालत काफ़ी गंभीर थी, सांस भी फूल रही थी। हमें इसको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। 10 दिन तक ये हमारे साथ में आईसीयू में रहा। बट आज की डेट में हमें इस बात का गर्व है कि हम इसे पूरी तरीके से क्योर कर पाए। कैसे हमने इसको क्योर किया वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एक हॉस्पिटल में या किसी भी एक मेडिकल सेंटर में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप इस बच्चे की कंडीशन को देखें इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक ही डॉक्टर या कोई एक ही टीम ने इसे ट्रीट किया होगा। इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन लगे थे, बहुत सारे फंक्शंस इसमें इन्वॉल्व हुए थे। सबसे पहले तो डॉक्टर कुशाग्र ने जब ये आइडेंटिफाई किया, जब बच्चा जिस कंडीशन में आया था, तो उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि भाई इसको बोन में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से हो गया है, पस इसका बढ़ता जा रहा है। तो हमने इन्वॉल्व किया था हमारे ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर को, डॉक्टर भरत, हमारे एनेस्थेटिस्ट। आपने देखा है कि एनेस्थेटिस्ट की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि एक बच्चा जो हम नहीं बचा पाए, तो मतलब एक एनेस्थेटिस्ट की जो भूमिका है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उसके अलावा एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, उसका भी इन्वॉल्वमेंट था इसमें। तो इन सबों ने मिल के इस बच्चे को आज पूरी तरीके से स्वस्थ किया है। तो इस बात से हमें बड़ा गर्व मिलता है। अब इसको मेडिकली हमने कैसे ट्रीट किया, ये मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर कुशाग्र से, थोड़ा तफसील से इसको बताएंगे। ये बच्चा 10 अक्टूबर को हमारे पास भर्ती हुआ था। पहले डॉक्टर भरत की ओपीडी में आया था बच्चा। उनको लगा कि मतलब 8-10 दिन से बच्चा बुखार लेके चलने में तकलीफ़ है, फिर भी बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, और उन्होंने एडवाइस किया कि नहीं, ये सिर्फ ओपीडी बेसिस पे हम इसको इलाज नहीं कर सकते, इसको भर्ती करने की ज़रूरत है। बच्चे का लुक काफ़ी टॉक्सिक था, क्योंकि उसको घर पे एंटीबायोटिक, बाहर हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक्स चल रही थी, पर फिर भी आराम नहीं मिल रहा था। तो पेरेंट्स को कन्विंस किया गया और उनको फिर एडमिट किया गया। तो वार्ड में जब ये बच्चा एडमिट था, फिर 11th को जब हम लोगों ने राउंड लिया तो बच्चा काफ़ी सिक लग रहा था। एंटीबायोटिक जो ब्लड रिपोर्ट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में थे। इन्फेक्शन पैरामीटर्स बहुत हाई थे। अमूमन जो CRP करके रिपोर्ट रहती है वो 6 से कम होती है, हमारे बच्चे में 300 पार थी। तभी ये हुआ कि ये इन्फेक्शन सिर्फ अब रिस्ट्रिक्टेड एक जगह नहीं है, एक सिस्टम में नहीं है, ये पूरे बॉडी में फैल चुका है। तभी ये डिसीजन लिया गया कि बच्चा अब ICU में मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये बच्चे को और ज़्यादा सपोर्ट की धीरे धीरे ज़रूरत पड़े। फिर बच्चा ICU में शिफ्ट हुआ। जब अल्ट्रासाउंड्स और सब बाकी रिपोर्ट्स आई तो काफ़ी बड़ा पस कलेक्शन राइट हिप जॉइंट में पाया गया। तो फिर संडे मॉर्निंग को ये जब डॉक्टर भरत भी राउंड्स पे थे, हम लोग राउंड्स पे, तो हमने डिसाइड किया कि इसमें हम वेट करके और इसको फैलने के लिए वेट नहीं कर सकते। इमीडिएटली पेरेंट्स को कन्विंस करके हमने पेशेंट को OT में शिफ्ट किया, जहाँ पे जैसे कि सर ने बताया एनेस्थेटिस्ट, क्योंकि बच्चे हमेशा हाई रिस्क केस रहता है एनेस्थीसिया के लिए भी, है ना। बॉडी छोटी है, डोज कम दी जाती है, तो जो सीनियर एनेस्थेटिस्ट होते हैं वो हमेशा इन्वॉल्व होते हैं उन केसेस में। तो संडे होते हुए भी सबसे सीनियर टीम आई, हमने बच्चे को एनेस्थीसिया दिया। पूरा पस कलेक्शन जितना भी था, डॉक्टर भरत और उनकी टीम ने मिलके, और डॉक्टर शुभम जो हमारे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं,
एक एक पस पॉकेट जो छोटे छोटे पॉकेट थे, सिंगल कलेक्शन जो था वो था बोन के साइड में बहुत छोटे छोटे पस के छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए थे जो अल्ट्रासाउंड में ढूंढ ढूंढ के एक एक सिरिंज से वो खाली किए गए। कई बार वो बोन जॉइंट इतना एक्सेसिबल नहीं होता है तो इसीलिए अल्ट्रासाउंड में देखते हुए एक एक पस पॉकेट को खाली किया गया, क्योंकि बच्चे की हालत ऐसी थी कि उसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हर जगह फैल गया था। तो फिर ये बच्चा वेंटिलेटर में ही वापस आईसीयू में शिफ्ट हुआ और फिर नेक्स्ट कुछ दिन जब इन्फेक्शन इतना फैल जाता है तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना, वेंटिलेटर पे होते हैं तो निमोनिया और वो सब होना, उसकी वजह से ये बच्चा 5-6 दिन वेंटिलेटर पे रहा। पेरेंट्स ने अपना पूरा सहयोग दिया। पेरेंट्स फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, फिर भी उन्होंने पूरा साथ दिया। उन्होंने हर पॉसिबल जो कोशिश थी हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ मिलके वो पूरा कोर्स जो 7-10 दिन का रहा उसमें उन्होंने हर तरीके से हेल्प किया। पूरा स्टाफ और वो सब उनके लिए लगा रहा और 7वें 8वें दिन हम सक्सेसफुली बच्चे को इनको 4 अक्टूबर को फीवर आया था। फीवर में रात को पेन भी हुआ था पैर में। उसके बाद हम सुबह मॉर्निंग में गाजियाबाद में डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने एडमिट करा था। 3 दिन वहाँ पे एडमिट रहा, कुछ भी थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला। उन्होंने बोला कि बच्चे को आराम नहीं है तो किसी ऑर्थो वाले डॉक्टर को दिखाओ। तो गाजियाबाद में एक के मित्तल डॉक्टर है, उनके पास लेके गए। उन्होंने चेकअप कराए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। फिर हम यहाँ से सीधा बुलंदशहर ले गए। बुलंदशहर में 3 डॉक्टरों के पास गए थे तो वहाँ पे फीवर में तो आराम हुआ था, उसके बाद पेन में बिल्कुल आराम नहीं था। उसके बाद फिर हम यहाँ ले आए फोर्टिस हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे बहुत काफ़ी आराम मिला। और उसके बाद जो परेशानी चल रहा है बाद 11 में भी थोड़ा आराम था। उसके बाद 12 में इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसके बाद संडे में तुरंत सर्जरी करनी पड़ी, आईसीयू में ले गए थे। सर्जरी के बाद 4 दिन वेंटिलेटर पर रहे, उसके बाद आराम मिल गया। उसके बाद ठीक था। तो अभी तो काफ़ी ग्रो करना है बच्चे को, 9 साल का बच्चा है। ग्रोथ तो होगी बच्चे की। सो विल सी दिस थिंग्स विद द टाइम। सो हमें से 80 लोग रिकवर कर जाते हैं, 20 लोग थोड़े से आगे भी हमारी नीड पड़ती है। इसीलिए हम लोग है ना बच्चे को देखते रहते हैं, ईयरली 6 मंथली बच्चे का रिव्यू करते रहते हैं। बट ट्रस्ट मी, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द बोन्स। सो पहले लाइफ बची है, नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट द बोन्स, है ना। ये जो इन्फेक्शन बच्चे को हुआ है इसका क्या सिम्टम्स है, मतलब क्या प्रोसेस होता है? सिम्टम्स सर, जॉइंट में इन्फेक्शंस के जो मेन सिम्टम्स हैं, सीवियर पेन इन दी एट द लोकल साइट लाइक हिप और नी जहाँ भी है। दूसरा सिम्टम्स है इनएबिलिटी टू वॉक, बच्चा चल भी नहीं पाएगा आपका बिकॉज मूवमेंट्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड। सीवियर फीवर रहेगा, पेशेंट्स को थोड़ा सा टॉक्सिक लुक भी रहेगा बिकॉज इट लीड टू सेप्सिस। इन्फेक्शन हिप जॉइंट से बॉडी में भी जा सकता है। सो ये बच्चा हमारे पास सेप्टिसीमिया में ही आया था बच्चा। सो वो तो ये कि टाइमली आ गया और हॉस्पिटल में रुक गया, इसीलिए बच गया। यदि ये बच्चा थोड़ा सा भी डिले होता और कहीं और होता, घर पर होता, तो आई थिंक वी लूज द चाइल्ड। सो दैट इज इट। वाइट करना। इम्यूनिटी की इम्प्रूवमेंट का है, और जब भी इम्यूनिटी डाउन होगी इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है। बच्चों में बहुत कॉमन है बिकॉज इम्यूनिटी अभी टोटल बिल्डअप ही नहीं हुई है। सो अपनी इम्यूनिटी को आप लोग स्ट्रॉन्ग करें। इम्यूनिटी के लिए आपको विटामिन लाइक विटामिन डी, विटामिन B12 एक्सेट्रा। दूसरी चीज, डेली शेड्यूल एक्टिविटीज़ आपकी होनी चाहिए। सो अपना शेड्यूल एंड डाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द बोन्स आर विटामिन डी। The most common cause of calcium deficiency in the children are vitamin D3 deficiency. It's very common. So that lead to decrease in the immunity also. Like आपने कोविड में भी देखा, विटामिन डी के शॉट्स बहुत हेल्प करते थे। It is just to improve our immunity only. डॉक्टर साहब, ये जो बच्चा पहले जिस हॉस्पिटल में गया हो इलाज के लिए, क्या ब्लड टेस्ट से पता नहीं चलता कि बॉडी में कहीं पास है? सर सब कुछ पता लगता है। सारी जो रिपोर्ट्स थी वो इन्फेक्शन के फेवर में थी। हमने तो बस देखा और बच्चे को थोड़ा ध्यान से देखा कि ये बच्चा घर जाने लायक है नहीं। इससे पहले पता चल चुका था बॉडी में इन्फेक्शन? बिल्कुल पता था। क्यों पहले वाले डॉक्टर को, आपको नहीं? इससे पहले जब उन्होंने इलाज करा उनके लिए तो मैं सो उनके जो ब्लड रिपोर्ट थे उसमें इन्फेक्शन था, एंटीबायोटिक ऑलरेडी चल रही थी।
पर भाई जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ एंटीबायोटिक काम नहीं कर सकती। तो ऐसे में इंटरवेंशन की तरफ वही कि अगर दो तरीके होते हैं कोई भी इन्फेक्शन को सॉल्व करने के, एक कि इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म किया जाए, दूसरा कि इन्फेक्शन को सिम्टोमेटिकली कम करें। अगर हम सिम्टम पे काम करते रहेंगे तो पेशेंट को ओवरऑल ऐसा लगेगा रिलीफ है, लेकिन अंदर इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा। तो हमने वो इंटरवेंशन करके वो पस ही खाली किया, बाकी एंटीबायोटिक उनको पहले से चल रही थी जो उनके लिए इन्फेक्शन के लिए ठीक थी। नहीं तो डॉक्टर साहब ये क्या बैक्टीरिया अंदर गया, वो धीरे धीरे ग्रो करता रहता है तो इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। नहीं, बाहर से वो भर चुका था का मतलब? बाहर से नहीं था, वो अंदर से था, अंदर पस कलेक्ट हो रहा था, अंदर हड्डी में इन्फेक्शन। बाहर तो अगर कोई सुपरफिशियल फोड़ा है तो उनको बाहर दिख जाता है, यूजुअली पहले चीरा लगा के पस निकाल दिया जाता था, ऊपर से ड्रेसिंग करके एंटीबायोटिक लगा देते हैं। लेकिन अगर अंदर पस है, कहीं इंटरनल जगह पे फोड़ा या एब्सेस है, तो उसको सिर्फ एंटीबायोटिक से ट्रीट ना करके उसको सोर्स कंट्रोल बोलते हैं। सोर्स कंट्रोल करेंगे, जड़ से जब पस हटा देंगे तो इन्फेक्शन ऑलरेडी, फिर एंटीबायोटिक अपना काम आसानी से कर पाएंगे। नहीं, ज्यादातर माना जाता है जैसे बाहर चोट लगी तब इन्फेक्शन हुआ। जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शन सिर्फ बाहर हो, इन्फेक्शन अंदर भी हो सकता है, चोट इंटरनल भी हो सकती है ना? इस बच्चे या चेंज विद द पस, सो पस बन, तो ये सारे रीजंस है। ऐसा नहीं कि आउटर है, कुछ पॉकेट्स बने थे या फिर जख्म हो गया था, जख्म वाली स्थिति नहीं थी। इस बच्चे की इम्यूनिटी वीक थी, इसीलिए जो हेमाटोमा था दैट विल कन्वर्टेड टू द पस। ओके, सो दीज आर द रीजंस, बिकॉज इम्यूनिटी ही कम है तो वो हीलिंग की फेज में नहीं गया। आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके हैं कि हमारे साथ में यहाँ पे हमारे आपके सामने एक बच्चा बैठा हुआ है जो सिर्फ 9 साल का है और एक मामूली सी चोट जिसका इलाज ये अक्टूबर से करा रहे थे, बट वो ट्रीट नहीं हो पा रही थी और जिसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन बढ़ता गया। ये कई जगह पे इन्होंने इलाज भी कराया बट उसका सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। तो इससे ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट उजागर होता है कि जब भी आप किसी सेंटर को चुनते हैं फॉर ट्रीटमेंट, तो उसमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर कोई समस्या जो आपकी लंबे समय से बढ़ती जा रही है और गंभीर होती जा रही है, तो आपको हमेशा एक ऐसा सेंटर चुनना चाहिए जहाँ पर आपको सारी क्रिटिकल केयर से लेकर ऑर्थोपेडिक्स या आपका जैसे बच्चे के केस में PICU, ये सारी ही डिपार्टमेंट्स आपके मिलकर जहाँ पे आपको सोल्यूशन दे सकते हैं। तो वही हुआ यहाँ पर। जब ये बच्चा हमारे पास में आया तो हमारे पीडियाट्रिशियन जो डॉक्टर कुशाग रहे हैं उन्होंने ये चीज़ आइडेंटिफाई करी और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उसको ये सेप्सिस की तरफ जा रहा था, जो इसका उसमें पस इकट्ठा हो रहा था जो नॉर्मल एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो सकता था। इसलिए फिर हमने फिर इसमें इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट लगी हमें, तो हमने डॉक्टर भरत जो हमारे ऑर्थोपेडिशियन हैं उन्हें इन्वॉल्व किया, हमारे जो एनेस्थेटिस्ट है डॉक्टर भूप, हमारे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शुभम, इन सभी ने मिलकर डॉक्टर कुशागर के साथ में हमने इसमें इंटरवेंशन के थ्रू हमने ये पस हमने एक्सट्रैक्ट किया और उसके बाद में जो उसका ये बच्चा काफ़ी लंबे समय तक के लिए ICU में भी रहा। ये ऑलमोस्ट 10 दिन ICU में रहा, जिसमें 4 दिन ये वेंटिलेटर पे भी रहा, बट आज रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ये पूरी तरीके से उस समस्या से बाहर आ चुका है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ये और इम्प्रूव कर जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला था कि परिजन इतने फाइनेंशियल मजबूत नहीं थे, तो क्या कुछ अस्पताल की तरफ से इनको छूट दी गई? जो उपचार में कितना टोटल उपचार का पैकेज था उसमें कितनी छूट दी गई? देखिए, जैसा आप सब जानते ही हैं कि फोर्टिस में सबसे पहले हमारे लिए मरीज़ ही होता है, तो हमारी तरफ से जो भी बेस्ट कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो हम करते ही करते हैं और वही इस केस में भी हमने करी। ओके, क्या है, क्या कहेंगे? जी, जैसे कि सिद्धार्थ सर ने भी कहा, सो सिर्फ मतलब एक आदमी का काम नहीं था, पूरी टीम इन्वॉल्व थी, 4 फैसिलिटीज़ इन्वॉल्व थी, रात भर नर्सिंग स्टाफ, बैकग्राउंड में जो हमारे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर रहते हैं सब रात भर लगे रहे। सो जब ऐसा कोई केस अच्छा होकर निकलता है तो बहुत खुशी मिलती है। हमने सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट किया, हमने बच्चे के हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूट किया, तो दिल से खुशी मिलती है ऐसा कुछ करके। एंड थैंक्स टू सिद्धार्थ सर एंड डॉक्टर कुशाग, जो मेरी टीम ने इस बच्चे के लिए बहुत अच्छे से काम किया, रात दिन काम किया और इस बच्चे को बचा लिया और ये बच्चा बहुत खुश है। थैंक यू सो मच सर। माइक दे दो, मैं इनकी ओर करता हूँ। कहाँ की रहने वाली हो आप? गाजीपुर से हम रहने वाले। अच्छा, आपके बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ है फोर्टिस हॉस्पिटल में, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में हम डॉक्टरों के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल के लिए थैंक्स बोलना चाहते हैं। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, सारे डॉक्टरों के लिए थैंक यू। कैसे प्रॉब्लम शुरू हुई थी इसको? इनको पहले पेन हुआ,
उसके बाद कुछ नहीं था। 1.5 महीने बाद इनको पेन हुआ पैर में, राइट पैर में, उसके से फीवर हुआ। तो उसके बाद हम डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने इमरजेंसी में एडमिट कर लिया, 3 दिन रखा। उसके बाद कुछ भी हमें आराम नहीं मिला। उसके बाद फिर हम ऑर्थो वाले डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने भी इनका चेकअप वेकअप करे, कुछ भी आराम नहीं। फिर हम एम्बुलेंस से ले गए, वहाँ भी उन्होंने इमरजेंसी में एडमिट करा था, तो फीवर में आराम हुआ, पेन में नहीं। फिर उन्होंने बोला कि मेरा जो ट्रीटमेंट था मैंने कर दिया, आप इस बच्चे को कहीं अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ, इन्हें अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे ले सर फोर्टिस का कैसे पता चला ग्रेटर नोएडा में? मेरी दीदी जॉब करती है इसमें, मेरी दीदी ने बुलाया था यहाँ पे, मेरे से बड़ी। गाजियाबाद से आकर आपने यहाँ ग्रेट नोएडा में इलाज कराया? जी हाँ। फिर हम यहाँ पे लेकर आए, बच्चे को आराम मिला। उसके बाद फिर संडे में इनकी सर्जरी हुई, उसके बाद इनको आराम हो गया, हम घर ले गए। उसके बाद फिर थोड़ा इनका ट्रीटमेंट लंबा था, तो हम काशीराम में गए थे। काशीराम में